हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे। थोड़ा सो लिया कर लेना, ऐसा नहीं कि पेपर में जाके सो जाओ, ठीक है। चलो, आप पहले बता दो आपको अपने आने वाले अटेम्प्ट, सर जो काफी चल ही रहा है ऑलरेडी, ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके सीए फाउंडेशन तो पास होना ही है और लॉ में एग्जामिनेशन स्कोर करना है। बच्चों, आज का हमारा टारगेट है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर देना। तो चलो 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 चलो, गुड मॉर्निंग पीयूष, अनीता, सुयश, चलो स्टार्ट करते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं। चलो जी। यस, हेलो एवरीवन, लॉ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 30 मिनट्स में इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टारगेट करते हैं। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एक बेसिक्स उन्होंने बताया कि सर लॉ क्या चीज है। तो एक हो सकता है इस पे भी राइट शॉर्ट नोट पूछ ले, इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकता है, ठीक है। लॉ इज द सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज। तो लॉ कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि करना है तो करो पायल मैडम, नहीं करना तो मत करो। इट इज एन ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। बोले ऐसी ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज है जो गवर्नमेंट इंपोज कर रही है। गवर्नमेंट हम लोग ही चुन के लाते हैं, तो गवर्नमेंट इंपोज कर रही है हम पे कि भैया आपको हमारे देश में रहना है तो ये फॉलो करना पड़ेगा। और ये क्यों कर रही है? सो दैट वेलफेयर और जस्टिस प्रोवाइड की जाए सोसाइटी में। आजकल अगर लॉ नहीं रहेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, आप तो समझ ही सकते हो। नाउ इंडिया लीगल फ्रेमवर्क, अगर हम इंडिया के लॉ की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीजों का बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। बहुत सारे एक्सपेक्ट्स होते हैं कंट्री में, उसमें सबसे मेजर होते हैं सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। तो जब भी लॉ बनेगा ये चारों एक्सपेक्ट्स को देखा जाएगा, बिकॉज हमारी जो कंट्री है इट हैज वेरियस रिलीजन्स एंड एंड एस्पेक्ट्स ऑफ वास्ट, एंड हमारी कंट्री बहुत डाइवर्सिफाइड भी है, अलग अलग स्टेट है, अलग अलग कल्चर है। तो ये सब फैक्टर्स को कंसिडर किए करके लॉ का फ्रेमवर्क बनता है। तो सबसे पहले व्हाट इज लॉ? इट इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज। इट इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन ड्यूटीज फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस। दूसरा, इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क रिफ्लेक्ट व्हाट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत डाइवर्सिफाइड है। अब आरती मैडम आपसे ये पूछा जा रहा है कि लॉ तो हमको समझ गया, बस सीए को लॉ की क्यों जरूरत है? सीए को लॉ की इसलिए जरूरत है बिकॉज हमको एक फुल फ्लेज चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, और फुल फ्लेज चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉमर्स में कानूनों का पता होना भी बहुत जरूरी है टू बिकम अ फुल फ्लेज चार्टर्ड अकाउंटेंट। दूसरा, सीए इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन मेनी लीगल मैटर्स। सीए है ना पहले लेवल ऑफ, कभी भी देखना फोन आ जाता है क्लाइंट एंड ऑल का, अरे सर ऐसा हो गया, क्या करेंगे वैसा। तो वी आर द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर मेनी लीगल मैटर्स, सो वी कैन, सो हम हमारे क्लाइंट को एडवाइस कर पाए ऑन अ बेसिक लेवल। देखो बहुत स्पेशलाइज्ड हमें लॉ में रहना है क्या? नहीं, वो तो लॉयर्स वगैरह रहेंगे, हमको एक बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो इन्होंने बोला फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट है on many legal matters, so we should possess knowledge of law, so that we can advise our management and clients on legal matters at a basic and threshold level. Clear है जी? Yes. I'm sorry. फिर उसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ लॉ। फिर उसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ लॉ। हमें अगर लॉ को देखना है तो किधर किधर जाना पड़ेगा? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ? सबसे पहला आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आएगा स्टैट्यूट्स, फिर आएगा पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, और आएगा प्रेसिडेंट और द जुडिशियल डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट, एंड इन सब केसेस एस्टैब्लिश कस्टम्स एंड यूसेजेस। हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आधार पर ही, उसके फ्रेमवर्क के अंदर ही लॉ बनता है। ऐसा कोई भी लॉ नहीं बन सकता जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ओवररूल करे। तो पहला सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसके हिसाब से जब लॉ बन रहा है, मतलब एक एक्ट पास होता है पार्लियामेंट में, रिद्धि मैडम, उसको बोलते हैं स्टैट्यूट्स। तो विच इज एक्ट, फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013। तो मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है सोर्स के लिए, मुझे कानून जो पास होते हैं वो भी पढ़ना है सोर्स के लिए, मुझे पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में भी जो भी चीजें पास होती है मुझे वो भी पढ़ना है, क्योंकि ये लोग कौन पास कर रहे हैं? ये हम लोग के रिप्रेजेंटेटिव पास कर रहे हैं। और लास्ट होते हैं पुराने कोर्ट्स के कुछ जजमेंट्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें हमें भी पढ़ना, उसे भी पढ़ना है। तो प्रेसिडेंट और द जुडिशियल डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स, एंड इन सम केसेस एस्टैब्लिश कस्टम्स एंड यूसेजेस, एंड एस्टैब्लिश कस्टम्स एंड यूसेजेस। तो आ जाओ वापस मेरे साथ रिवाइज करो। सर कितने होते हैं? सर 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। सोर्सेज ऑफ लॉ, टाइप्स ऑफ लॉ नहीं है बच्चों, ये वापस बोलो, दीज आर द सोर्सेज ऑफ लॉ। कि एक इंसान को, आपको सीए बनने के लिए अगर लॉ को देखना है तो कहां का सोर्स आपको देखना है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, दूसरा आ गया स्टैट्यूट्स, तीसरा आ गया पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, चौथा आ गया प्रेसिडेंट्स ऑफ द जुडिशियल डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स, एंड इन सम केसेस एस्टैब्लिश यूसेजेस एंड कस्टम्स। प्रेसिडेंट्स एंड जुडिशियल डिसीजंस, पुराने कोर्ट के डिसीजंस है वो, एंड इन सम केसेस एस्टैब्लिश कस्टम्स एंड यूजेस। कस्टम्स एंड यूजेस होते हैं काम करने के तरीके। कस्टम्स एंड यूसेजेस का मतलब होता है काम करने के तरीके। सर ये क्या होता है? देखो जी, कभी कभी क्या होता है ना, लॉ जब नहीं था तो लोग अपने
ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के दौरान कुछ किए जाते थे, जैसे अभी पगड़ी पे पहले जमीनें मिली जाती थी, ठीक है, वो अभी भी मानना पड़ेगा उनको। क्यों? क्योंकि पहले उससे रिलेटेड कानून नहीं था, लोन लोगों ने अपने हिसाब से उस पर काम किया है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है एक हिस्ट्री क्या रही है हमारे लॉ की, इसको एक बार रीड करके चले जाना। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। 1935 में आजादी नहीं मिली थी, इसलिए ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पास हुआ इन द पार्लियामेंट ऑफ यूके, एंड इट इज द प्रिकर्सर, मतलब इट इज द फाउंडेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाद में जाके इसमें से ही कुछ और चेंजेस वगैरह करके थोड़ा उसमें से प्रिंसिपल्स लेके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा लिंकेज रूट्स हम कहां जा सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जा सकते हैं। 1935 याद रखना भैया, आजादी नहीं मिली थी तो ये कहां पास हुआ था, कहां पास हुआ था, यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट में। कहां पास हुआ था, यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट में। फिर इट डिफाइंस हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल। कैसे डिफाइन किया, फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल उन्होंने डिफाइन किया। फेडरल गवर्नमेंट मतलब बहुत अलग अलग स्टेट, अलग अलग गवर्नमेंट जहां पे होती है, जैसा हमारा देश है। पावर्स वे डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए सेंट्रल और स्टेट के बीच में। फेडरल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड हैड जुरिसडिक्शन ऑफ अपीलेंट और रीजनल एडवाइजरी। फिर द पावर्स ऑफ अपीलेंट जुरिसडिक्शन एक्सटेंड टू सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। दो चीजें, सिविल और क्रिमिनल केसेस में एक्सटेंड किए जाते थे। जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है was extended with the powers of federal government to advise governor on general matters of public opinion। तो जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन था वो क्या करता था, गवर्नर को इनपुट्स देता था, एडवाइस देता था ऑन मैटर्स जो जनरल पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद आता है द फेडरल कोर्ट ऑपरेटेड फॉर 12 इयर्स। 12 साल तक ये कोर्ट चली। कितने साल तक, 12 साल तक ये सोच चली। और शगुन के कितने केस, 151 केस उन्होंने देखे। 12 साल तक चली, 151 केस देखे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 इज द foremost law that deals with the framework within which our democratic works and our laws are made for the people by the people। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 का, that is the foremost, जिसके बेसिस पे हमारे पूरे कानून बनेंगे। और जो भी कानून रहेंगे that will be for the people, मतलब लोगों के लिए, and by the people मतलब लोगों से ही। कैसे, क्योंकि कानून कौन पास करेगा, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में कौन लोग बैठे हैं, जो हम लोगों ने चुन के उनको भेजा है। इसलिए वोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट, एंड इट इज ऑल्सो समथिंग विच यू शुड एक्सरसाइज वाइजली। बहुत सोच समझ के आपको वोट देना चाहिए, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ही फॉर द पीपल बाय द पीपल वाले लॉज बन रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर होने वाले हैं। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड्स फॉर एंड प्रोटेक्ट सर्टेन फंडामेंटल राइट ऑफ, इट इज आल्सो लेट ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल एज द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है सेंट्रल और स्टेट को, और उनके पावर्स और ड्यूटीज बता दिए। तो इन्होंने बोला द लॉज इन इंडिया आर इंटरकनेक्टेड। फॉर एग्जांपल जीएसटी, बिकॉज हमारे अलग अलग स्टेट है, हाइब्रिड, फॉर्मिंग अ हाइब्रिड लीगल सिस्टम। तो एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है जीएसटी। फिर आता है द पीपल हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड टू डिवाइड द लॉ मेकिंग पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। जो सेंट्रल को पावर्स मिले उसमें सेंट्रल लॉ बनाती है, जो स्टेट को पावर्स मिले उसमें स्टेट लॉ बनाती है। इसलिए 3 लिस्ट बनी गई, जिसमें एक हो गई सेंट्रल लिस्ट, जो मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। एक हो गई स्टेट लिस्ट, जो मैटर्स पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। और एक हो गई कॉन्करेंट लिस्ट, जो गवर्नमेंट पे, या जॉइंट लिस्ट, जो दोनों गवर्नमेंट के पावर्स होती है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दे दिया था। डिपेंडिंग ऑन द लिस्ट आपको देखना पड़ेगा कि सेंट्रल काम करेगी कि सेंट्रल लॉ बनाएगी कि स्टेट लॉ बनाएंगी। इनकम टैक्स इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट, सो थ्रू आउट इंडिया वी हैव ओनली वन लॉ फॉर इनकम टैक्स विच इज इंप्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Matters जो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन पास लॉ, लेवी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इज सच एज एन, ये इसके एग्जांपल्स है, क्लियर है जी। यस सर। अदर की पॉइंट्स, इंडिया इज अ parliamentary democracy. India is a parliamentary democracy. We have constitution with its basis and sources of all laws. We elect a representatives parliament, जो वो करते हैं। These representatives of the people make in the parliament as state assembly as they may be. So parliament is the ultimate law making body. The law passed by parliament may apply through all portion of India, but whereas जो state legislature मतलब विधानसभा लॉ पास करती है वो पर्टिकुलर स्टेट में ही लगता है। अब ये इंपॉर्टेंट आ गया, इसको ध्यान से देना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ कैसे बनता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। सबसे पहले एक क्या होगा, व्हेन अ लॉ इज प्रपोज इन पार्लियामेंट इट इज कॉल्ड अ बिल। जब लॉ प्रपोज होता है पार्लियामेंट में उसको क्या बोला जाता है, बिल बोला जाता है। सो व्हेन द लॉ इज प्रपोज इन पार्लियामेंट इट इज कॉल्ड बिल। व्हेन अ लॉ इज प्रपोज इन पार्लियामेंट रिद्धि इट इज कॉल्ड बिल। जैसे ही आफ्टर डिस्कशन एंड डिबेट लॉ पास कहां होगा, लोकसभा में। पहले कहां पास होगा, लोकसभा में। लोकसभा के बाद कहां पास होगा, राज्यसभा में। फिर क्या पास होगा, राज्यसभा में। राज्यसभा में पास होने के बाद हमारे प्रेसिडेंट का उसमें सिग्नेचर लगेगा, जिसको बोलते हैं इट हैज टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद बोलते हैं, प्रेसिडेंट ने भी बोल दिया, जैसे ही प्रेसिडेंट ने हो गया तो ये फाइनल हो गया। अब इसको बताना है लोगों को, तो व्हाट्सएप तो करेंगे नहीं, फोन तो नहीं करेंगे, तो एक
ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया होता है, नोटिफिकेशन आता है जहां पे इसको सबको बताया जाता है। और सर ये कब से लागू होगा? वो नोटिफिकेशन में जो इफेक्टिव डेट रहेगी उस दिन से वो लागू होने वाला है। वापस से व्हेन अ लॉ इज प्रपोज्ड इन पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट इज द अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी, तो जब वो पार्लियामेंट में पास होता है, प्रपोज किया जाता है, ड्राफ्ट लॉ प्रपोज किया जाता है, उसको बिल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बिल। तो सबसे पहले पार्लियामेंट में प्रपोज होकर उसको बिल, देन इट इज पास्ड इन लोकसभा, देन इट इज पास्ड इन राज्यसभा, देन द असेंट ऑफ टेकन ऑफ द प्रेसिडेंट, देन इट इज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन में। The law will become applicable from the date mentioned in the notification as the effective date। जो नोटिफिकेशन है उसमें इफेक्टिव डेट दी गई रहेगी और उस दिन से वो लॉ इफेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? एक और बार रिवाइज करा देता हूं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। मेरे साथ बोलना, घर पे बैठे हो चिल्ला के बोलो, एग्जाम का टाइम है कोई नहीं मारेगा, लाइब्रेरी में बैठे तो मत चिल्लाना, साथ में थोड़ा थोड़ा स्क्रिबल कर लेना। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ में जब भी ड्राफ्ट बिल आता है, कहां पे? पार्लियामेंट में ड्राफ्ट लॉ आता है, पार्लियामेंट में उसको बिल कहा जाता है। आफ्टर डिस्कशन एंड डिबेट इट इज पास इन लोकसभा, लोकसभा के पास हो जाता है हमारे राज्यसभा में, राज्यसभा के पास हो जाता है हमारे पास जाता है हमारे प्रेसिडेंट के, तो असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए, देन इट इज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, देन उसके बाद द लॉ विल बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट मेंशन इन द नोटिफिकेशन एज द इफेक्टिव डेट, फ्रॉम द डेट मेंशन इन द नोटिफिकेशन एज द इफेक्टिव डेट। क्लियर है जी? यस सर। फिर आएगा टाइप्स ऑफ लॉ। कितने टाइप्स ऑफ लॉ है? तो हमें चारों सी याद रखना है। ठीक है, सी तो आपको याद रह गई है ना, सी तो याद आपको रहेगी। ठीक है, तो आपको 4 सी याद रखना है, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से बना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये पी से स्टार्ट होता है बट कॉन्स्टिट्यूशन ही इसको बेस बनाते हैं, इसलिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन से बना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऐसा बोलूंगा। तो टाइप्स ऑफ लॉ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान देंगे। टाइप्स ऑफ लॉ में 4 सी है। पहला क्या है? क्रिमिनल लॉ, फिर है सिविल लॉ, फिर है कॉमन लॉ, फिर है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सर व्हाट इज क्रिमिनल लॉ? क्रिमिनल लॉ ऐसे लॉज होते हैं जो पर्टेनिंग टू वायलेशंस ऑफ रूल ऑफ पब्लिक और पब्लिक रॉन्ग्स, जो हम लोगों के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, वो क्रिमिनल लॉज के अंदर आ जाता है। इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर है, इंडियन पीनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इंडियन पीनल कोड 1860 डिफाइन करता है द क्राइम, इट्स नेचर एंड पनिशमेंट। इंडियन पीनल कोड 1860 डिफाइन करता है इट्स द क्राइम, इट्स नेचर एंड पनिशमेंट। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एग्जॉस्टिव प्रोसीजर। देखो 2 चीजें होती है, पहले तो ये बताना कि ये पनिशमेंट है, इतना पैसा तुमको भरना पड़ेगा, ये तुम्हारा अपराध है, ये इतना पैसा और इसकी भरना पड़ेगा, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तो ये इंडियन पीनल कोड बताएगा। ये कौन बताएगा? इंडियन पीनल कोड 1860 बताएगा। क्राइम, इट्स नेचर एंड पनिशमेंट। तो क्राइम क्या है, उसका नेचर क्या है और पनिशमेंट क्या है? तो क्राइम मर्डर करना है, नेचर क्या है अगर आप कुछ करते हो जिससे सामने वाला मर जाता है वो, और उसकी पनिशमेंट क्या है? तो जो भी है वो इंडियन पीनल कोड में है। बट ये पनिशमेंट लगाना कैसे, क्या प्रोसेस रहेगा, ये सब एग्जॉस्टिव चीजें हैं। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 डिफाइन करती है एग्जॉस्टिव प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिंग द पनिशमेंट। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे क्रिमिनल लॉस क्या है? पब्लिक लॉन्ग से रिलेटेड है, 2 चीजें इन्वॉल्व हो जाती है, इंडियन पीनल कोड और एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इंडियन पीनल कोड में बताता है कि क्राइम क्या है, क्या नेचर है और क्या पनिशमेंट है। इंडियन पीनल कोड में बताया जाता है क्राइम क्या है, क्या नेचर है और क्या पनिशमेंट है, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एग्जॉस्टिव प्रोसीजर बताया जाता है in relating to such crime. For example, murder, rape, theft, fraud, cheating and assault are some of the same. Clear है जी? Yes sir. उसके बाद सिविल लॉ, सिविल लॉ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग रंजीत भाई, हाय आरती, गुड मॉर्निंग। ठीक है, इधर ध्यान दो। सिविल लॉ मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन से डिस्प्यूट हो गए, गाड़ी खरीदी, पैसा दे दिया, सामने वाले ने गाड़ी नहीं दिया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो जाते हैं जो हमारे सिविल मैटर्स को सॉल्व करने के लिए लॉ बनाए जाते हैं। सो सिविल लॉ, मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन। सिविल कोर्ट एनफोर्सेस द वायलेशन ऑफ सर्टेन राइट्स थ्रू। हमें अगर ये राइट एक्सरसाइज करनी है तो मैं चिल्ला के बोलूंगा कि अरे इन्होंने मेरे साथ गलत किया, मैंने कार के पैसे दे दिए, मुझे कार नहीं दिए। ऐसा नहीं होता है बच्चों। आपको क्या करना पड़ता है? आपको एक सिविल सूट फाइल करना पड़ता है। एक सिविल सूट फाइल करना पड़ता है। फिर क्या होता है, ये लोग फोकस करते हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रेदर देन पनिशमेंट। इनको ऐसा नहीं है कि आपको पनिशमेंट देना है, इनको है कि दोनों पार्टी के, दोनों इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, जो सिविल प्रॉब्लम चल रही है, उसको सॉल्व करना है। तो इट दे फोकसेस ऑन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रेदर देन पनिशमेंट। दे फोकसेस ऑन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रेदर देन पनिशमेंट। फिर द एक्ट ऑफ प्रोसेसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल लॉ आर गवर्न्ड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। द एक्ट ऑफ प्रोसेसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल लॉ आर गवर्न्ड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसके लिए भी है विधि जी। ठीक है, फिर सिविल लॉ कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 चीजें। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, फैमिली लॉ, जो फैमिली से रिलेटेड लॉज होते हैं, प्रॉपर्टी लॉ, एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स। टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। अंकुश जी, टॉर्ट का मतलब क्या होता है? सिविल रॉन्ग। तो हमारे जो सिविल लॉ है वो 4 चीजों में डिवाइडेड है। पहले फैमिली, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, उसके बाद
प्रॉपर्टी लॉ एंड सिविल लॉ, ये सब सिविल केसेस आ जाते हैं। इसमें किसी के मार धार ये सब नहीं होता है, इसमें एक दूसरे का मत नहीं बैठते, ठीक है। तो सिविल इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन के डिस्प्यूट से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल सिविल ऑफेंसेस आर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेलर्स डिफेमेशन, डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। क्लियर है जी, क्लियर है जी, ये हो गया सिविल लॉ। फिर आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉमन लॉ। व्हाट इज कॉमन लॉ? अ जुडिशियल प्रिडिक्शन और अ केस लॉ इज कॉमन लॉ। अब हमारे देश में ऐसे सिविल सूट तो और क्रिमिनल सूट तो बहुत सारे लोग फाइल करते होंगे, फिर उस पे पूरा वो केस को पूरा अच्छे से समझते होंगे जज साहब लोग, और कोर्ट में उसकी सुनवाई होती होगी। पूरे एविडेंस लेने के बाद, पूरे फैक्ट्स जानने के बाद जब सुनवाई होती है तो कोर्ट का काफी टाइम लग जाता है, और उसमें सब कुछ लॉ का क्या इंटेंशन है वो बता के न्याय दिया जाता है एक पीड़ित आदमी को। तो इन्होंने बोला जो ये कॉमन लॉ के अंदर मालूम क्या आएगा, जो कोर्ट के जो ऑर्डर्स आते हैं इतनी स्टडी वडी के बाद ये आ जाएंगे। तो आपको कोई भी कानून भी पढ़ना है तो आप ये कोर्ट के ऑर्डर्स भी पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें अच्छे से इंटरप्रिटेशन है। अब क्या होगा, इससे आसानी एक और चीज क्या हो जाती है ना, जैसे सेम टाइप का अगर मेरा भी केस है तो कोर्ट्स को और जज साहब को पूरा कानून सब कुछ वापस से रन करने की जरूरत नहीं है, वो यही लॉ को रेफर करके जजमेंट दे सकते हैं। इसलिए आप आगे जाके बहुत सारे कानून पढ़ोगे ना, उसमें दिया रहता बहुत सारे केसेस पढ़ोगे तो उसमें दिया रहेगा दिस वाज आल्सो हेल्ड इन द केस ऑफ XYZ, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। जज साहब लोग डायरेक्ट बोल देते ये सेम चीज दूसरे केस में हुई थी इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो कॉमन लॉ हो जाता है। जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप यूज कर सकते हो इस बाइंडिंग ओवरऑल इंडिया के लिए अंडर आर्टिकल 141। Thus doctrine of stare decisis is the principle supporting common law। बस एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डेसिसिस। इसका मतलब क्या होता है कि भैया टू स्टैंड बाय दैट व्हिच इज ऑलरेडी डिसाइडेड। जब कोर्ट ने वैसे टाइप के मैटर में ऑलरेडी अपना डिसीजन ले लिया है, जब कोर्ट ने वैसे टाइप के मैटर में ऑलरेडी अपना डिसीजन ले लिया है तो क्यों उस पर हम स्टैंड ना करें, नहीं तो कितना गड़बड़ हो जाएगा। आपने सेम टाइप का मैटर देखा, कोर्ट में चला, कोर्ट ने एक अलग सुनवाई दे दी और आपके केस में अलग आ रहा है, तीसरे के केस में अलग आ रहा है, इससे कितने ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए कॉमन लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टेयर डिसीजन का प्रिंसिपल बोलता है टू स्टैंड बाय दैट व्हिच इज ऑलरेडी डिसाइडेड। मेरे साथ एक बार बोलोगे क्या बोलता है इसका, टू स्टैंड बाय दैट व्हिच इज ऑलरेडी डिसाइडेड। इट रीएनफोर्स द ऑब्लिगेशन ऑफ कोर्ट्स टू फॉलो। बट एक चीज ध्यान देना चाहिए कि जो भी मैटर है, रूलिंग्स है, वो उसके पूरे जो भी केस है आर सिमिलर और ऑन all four legs। it is similar or on all four legs। चारों कोने से वो सिमिलर होने चाहिए। अगर फैक्ट सिमिलर नहीं है तो फिर आप कॉमन लॉ को यूज नहीं कर सकते, और ये बहुत सिंपल सी बात है। क्लियर है जी। तो जो पुराने डिसीजन है उससे अगर आपके फैक्ट्स लॉ है तो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक किलो केस बना देंगे, एक केस दे देंगे XYZ है, while the judgment the court referred to common law, please explain in brief, can they do so? Yes, तो हम बोलेंगे one of the type of law is common law, and फिर बोलेंगे explain in brief about common laws in India। तो आपको ये दिखना पड़ेगा। A judicial precedent or a case law is a common law। सुप्रीम कोर्ट का बाइंडिंग होता है 141 पूरे देश में। स्टेयर डिसीजन का प्रिंसिपल है और जो भी फैक्ट्स है वो सिमिलर होने चाहिए। क्लियर है जी। यस सर। फिर आता है एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस also known as just natural deal with certain fundamental principle of justice going beyond written law। अब ये है ना, कानून में नहीं लिखा कोई, इसके लिए अलग से एक्ट नहीं बना, बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें कुछ कुछ प्रिंसिपल दिए जाते हैं। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, राइट टू स्पीक, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब हमारे राइट है जो कहां से आते हैं, कानून से आते हैं। तो ये लोग बोलते हैं ऑल्सो नोन एज जस्ट नेचुरल डील्स विद सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस गोइंग बियॉन्ड रिटन लॉ। अ जजमेंट कैन ओवरराइड और ऑल्टर अ कॉमन लॉ। जो जजमेंट्स होते हैं कोर्ट के वो कॉमन लॉ को ऑल्टर ओवरराइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं, बट इट कैन नॉट ओवरराइड द एक्ट। हो सकता है एक कोर्ट का उसका जजमेंट इंटरप्रिटेशन एक जज का थोड़ा डिफरेंट है, तो इट कैन ओवरराइड अ कॉमन लॉ, बट कभी भी कानून को ओवरराइड कर पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि कानून बनाया है लोगों ने। सर लोगों ने नहीं ना, नेताओं ने। अरे तो नेता भी पार्लियामेंट में हम नहीं भेजे। क्लियर है। इसलिए याद रखना, अ जजमेंट कैन ओवरराइड और ऑल्टर अ कॉमन लॉ। एक जजमेंट ओवरराइड और ऑल्टर कर सकते हैं कॉमन लॉ को, बट इट कैन नॉट डू सो स्टैच्यू। दो एग्जांपल इन्होंने दिए, एक है ऑडी अल्टरम पार्टम, ऊपर है नेमो जुडेक्स क्वाजा सिया, नेमो जुडेक्स इन क्वाजा सिया। पहले पढ़ते हैं आप। ऑडी अल्टरम पार्टम का मतलब होता है अगर आप किसी को भी कोई ऑर्डर, किसी को कुछ पनिशमेंट दे रहे हो, उसके अगेंस्ट में कुछ भी सुना रहे हो, कोर्ट कोई भी जजमेंट पास कर रहा है तो उसको पहले कुछ अपने बचाव में बोलने का मौका देना चाहिए। इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बार बार आप अलग अलग कानून में पढ़ोगे, इसलिए द लिटरल मीनिंग इज द हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग। क्या मीनिंग होता है इसका? हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी अ फेयर hearing, and reasoned decisions are the rules of natural justice। reasoned decisions are the rules of natural justice। फिर आएगा nemo judex in causa sua, literally meaning no one should be made a judge in his own case and its rule against prejudice।
खुद के इसमें आप अगर जज बन जाओगे या आपके में आप किसी के लिए ऐसा किस ऐसे आदमी के लिए जज बने हो जो आप इंटरेस्ट है, आपके फैमिली मेंबर है, आपका रिलेटिव है, आपका दोस्त है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमें कुछ प्रिंसिपल्स मिले जिससे हमारे नेचुरल जस्टिस मिलता है उसके अगेंस्ट नहीं हो। तो दो इन्होंने देन नेमो जुडिक्शन कॉजस हुआ और दूसरा ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ठीक है, चलो एनफोर्सिंग लॉ व्हाट इज मिनिस्ट्री, नहीं एग्जामिनेशन के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे आता है डायरेक्ट, ऑल्सो नोन एज वित्त मंत्रालय। ठीक है, अब इतना तो आपको पता हो गया यार, ऐसे मत करना। ठीक है, अरे भाई लाइक वाइक कर दो, कैसा लग रहा है, गुड मॉर्निंग हो गया है। तबीयत भी तुम्हारा पेपर पेट खराब होनी थी बट रुकेंगे नहीं, पेपर है, खाएंगे दवाई, चलते रहेंगे, सो जाएंगे बाद में। सबको तुमको पता है, तुम लोग भी सोएगा पेपर खत्म होने के बाद, घोड़े बेच के एकदम, मैं भी सब बेच के सो जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो इसको और क्या बोला जाता है, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द मिनिस्ट्री विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किससे रिलेटेड है, ये हमारी इकोनॉमी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है, हमारी इकोनॉमी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। सर्विंग एज द ट्रेजरी ऑफ इंडिया, सर्विंग एज अ ट्रेजरी ऑफ इंडिया। श्रीराज बाबू सुनो, अब बोलते हैं इन पर्टिकुलर इट कंसर्न्स विद व्हाट। अब आपको तो पता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में टैक्सेशन आता है, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट, जो भी आपको फाइनेंस से रिलेटेड चीजें सब इसमें लिख देना, 3-4 भी लिख दोगे तो चलेगा। तो टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट, स्टेट फाइनेंसेस एंड द यूनियन बजट, ये सब इनके अंदर आता है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी डे टू डे एक्टिविटीज अफेक्ट हो जाती है, जो भी मिनिस्ट्री के प्रोक्लेमेशंस है किस डायरेक्शन में वो सोच रही है। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेनी ऑफ आवर डे टू डे वर्क लाइफ विल बी इंपैक्टेड बाय दिस मिनिस्ट्री एंड इट्स प्रोक्लेमेशन। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे बहुत सारे डेली की चीजें अफेक्ट होती है मिनिस्ट्री और उसके प्रोक्लेमेशंस से। द मिनिस्ट्री इज सो इंपॉर्टेंट दैट मेनी मिनिस्टर्स हैव प्रेफर्ड टू होल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। और फाइनेंस मिनिस्ट्री को वित्त मंत्रालय है, उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बहुत सारे मिनिस्टर उसको होल्ड करने का सोचते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इज द प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो साल में यूनियन बजट आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इसका इंतजार रहता है सबको, हम जैसे प्रोफेशनल्स को भी और एक कॉमन पब्लिक को भी। दिस एनुअल इवेंट इज ईगरली अवेटेड बाय प्रोफेशनल्स एंड द कॉमन मैन एज इट प्रोवाइड्स फॉर द रेट्स ऑफ टैक्सेशन एंड बजट एलोकेशन फॉर एंश्योरिंग ईयर। वापस से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एक और बार आपको रिवाइज कर देता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसको क्या बोलते हैं, वित्त मंत्रालय। इसको क्या बोलते हैं, वित्त मंत्रालय। हमारे देश के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इकोनॉमी और ट्रेजरी से इंडिया से रिलेटेड फाइनेंस की कुछ कुछ चीजें में होता है, डे टू डे एक्टिविटीज एक सीए की बहुत अफेक्ट होती है इससे। उसके बाद बहुत सारे मिनिस्टर्स प्रेफर करते हैं मिनिस्ट्री बिकॉज इट इज सो इंपॉर्टेंट एंड यूनियन बजट इज वन ऑफ द वेरी मेजर इवेंट। फिर उसके बाद बोलते हैं प्रोमिनेंट फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश के क्या है, हु प्रेजेंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनियन बजट एज फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है जी, तो इन्होंने बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनियन बजट किसने प्रेजेंट करे, तो अपन इसको कैसे याद रखे, सबसे बूढ़े तो 10 मुरारजी देसाई, श्री मुरारजी देसाई 10। अब सबसे कम में बम छोटे 6 श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 6 बार। तो इन्होंने पहले श्री मुरारजी देसाई 10 बार, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 6 बार। फिर आते सबसे अलग पी चिदम्बरम 9 बार, पी चिदम्बरम यूनिक। फिर 8 है कौन, हमारे प्रणब मुखर्जी और यशवंत सिन्हा। पहले तो आप पांचों नाम याद रखना, ठीक है। वो क्या नाम है, श्री मुरारजी देसाई, पी चिदम्बरम जी, प्रणब मुखर्जी और यशवंत सिन्हा जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये सब है। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें से 2 श्री मुरारजी देसाई सबसे बड़े 10 बार उन्होंने प्रेजेंट किया। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह कम में बम छोटा पैकेट बड़े धमाके 6 बार उन्होंने प्रेजेंट किया। सबसे यूनिक पी चिदम्बरम 9 बार और 8 बार किसने, श्री प्रणब मुखर्जी ने, और 8 बार यशवंत सिन्हा जी ने। अब डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आते हैं आई फ्री में पाप। डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आते हैं आई फ्री में पाप, जहां पे आई होता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एफ होता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। आप ये भी कर लोगे ना, आपको याद आएगा एग्जामिनेशन को, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, रेवेन्यू। जब रेवेन्यू है तो एक्सपेंडिचर भी होगा। इकोनॉमिक अफेयर्स तो एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। फिर आएगा पाप, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट और पब्लिक इंटरप्राइज। अब इसमें आप लिख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, अपेक्स कंट्रोलिंग, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ऑडिट, अकाउंट्स, सिविल अकाउंट्स और कॉस्ट मैनेजमेंट। फिर आता है एमसीए, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फिर आता है वर्ली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कौन, इसको क्या बोला जाता है, गृह मंत्रालय।
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को और क्या बोला जाता है बच्चों, गृह मंत्रालय। आपने न्यूज वगैरह में बार बार गृह मंत्रालय सब सुना होगा। सो इट इज ऑल्सो नोन एज गृह मंत्रालय। इट इज एन इंटीरियर मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स अपने घर के अफेयर्स है भाई, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी। जो हमारे डोमेस्टिक पॉलिसीज है और इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। द होम मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, जो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ क्या है, मिस्टर अमित शाह जी। डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में 5 चीजें आ जाती है। हमारे मैप्स को आप याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर, डिपार्टमेंट ऑफ अलग अलग स्टेट है तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज तो डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज, फिर हमारे स्टेट में सिक्योरिटी भी लगती है तो डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी, एक होता है होम अफेयर्स है तो डिपार्टमेंट ऑफ होम यहां पे आ जाता है, ठीक है जी। और डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने लगता है तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, होम, लैंग्वेज और स्टेट, और डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स। अब इसके रिलेटेड आपने मेरी रील भी देखी होगी, मैंने मैप से भी पढ़ा दिया, और ये नहीं आया तो क्या हुआ, क्या आएगा फिर तुमको, ठीक है, अच्छे से लिख के आना। वापस से बोल रहा हूं, मैप को याद रखना, बॉर्डर है हमारे मैप में तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर, फिर अलग अलग स्टेट है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, अलग अलग स्टेट के अलग अलग लैंग्वेज डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज, सिक्योरिटी भी लगती है जब मोदी जी चलते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, होम अफेयर्स है तो डिपार्टमेंट ऑफ होम तो हो गई होगा, और हमने जो किराए से बाजू वालों को जगह दी है तो डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स यहाँ पे आ जाएगा। फिर उन्होंने बोला सर डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज में भी 3 है। एक पहला क्या है, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, जो ट्रांसलेशन वगैरह की सर्विसेज हमें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। फिर आता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर हिंदी, तो सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और एक आता है जो जनगणना के लिए होता है डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन, ठीक है जी। यस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस आप रीड कर लेना, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आरबीआई क्या है, तो इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इंडियन सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। जितने भी बैंक्स काम करते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। तो आरबीआई व्हाट, इंडिया सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटरी बॉडी। ये रेगुलेटरी बॉडी खुद भी एक आरबीआई एक बैंक है, डेफिनेटली वो सर्विस डायरेक्ट लोगों को बहुत कम प्रोवाइड करता है, तो इट इज अ बैंक, बट ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी जो पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। ये देखो मैं ओवरऑल बताऊं, फिर ये देखो ये ओनरशिप आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल इश्यू एंड मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी। इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्रोल करना, मेंटेन करना और सप्लाई करना इंडियन रुपी जो हम लोग पैसा यूज करते हैं। इट ऑल्सो मैनेजेस कंट्रीज मेन पेमेंट सिस्टम एंड वर्क्स टू प्रमोट इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्या मैनेज करते हैं, कंपनी के मेन पेमेंट सिस्टम और वर्क करते हैं उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब इसका एक बहुत स्पेशलाइज्ड बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रण, बैंक नोट मुद्रण। जैसे नोट आएगा मतलब स्पेशलाइज्ड डिवीजन है नोट प्रिंटिंग में, तो भारतीय रिजर्व बैंक, आपको याद रखना रिजर्व बैंक याद रखना, भारतीय इंडिया की जगह भारतीय लगाना है, तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण इज अ स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ आरबीआई थ्रू व्हिच इट प्रिंट्स एंड मिंट्स इंडियन करेंसी नोट्स। क्या करती है, प्रिंट करती है और मिंट करती है इंडियन करेंसी नोट इन 2 ऑफ इट्स करेंसी प्रिंटिंग प्रेसेस। एक है कहां पे, एक है नासिक में और एक है देवास में। एक है कहां पे, एक है नासिक में और एक है देवास में। 2 प्रिंटिंग प्रेसेस है, एक है नासिक में और एक है देवास में, ठीक है। नासिक वेस्टर्न पार्ट में आ जाता है, देवास सेंट्रल मध्य प्रदेश में। आरबीआई एस्टैब्लिश द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड डिवीजन टू रेगुलेट द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। आप अगर कहीं पे भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी करो तो आखिर में एक लोगो है ना नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन का भी होता है, बिकॉज यही पूरे सेटलमेंट प्रोसेस वगैरह को देखते हैं। तो स्पेशलाइज्ड डिवीजन क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन। फिर आता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कॉर्पोरेशन। इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज भी बनाई है, क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कॉर्पोरेशन, नाम में ही है, याद रखना, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस मतलब जो दूसरे बैंक डिपॉजिट लेते हैं उनके लिए इंश्योरेंस ये प्रोवाइड करते हैं, और क्रेडिट अगर चाहिए कोई दूसरे बैंक को तो उनके लिए गारंटी देते हैं। वो एस्टैब्लिश्ड बाय आरबीआई वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड डिवीजन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट्स, providing insurance for deposits and guaranteeing of credit facility to all Indian banks, और क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ऑल इंडियन बैंक्स को। वापस से ठीक है, एक बार आपको और रिवाइज कराते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक बार आपको और रिवाइज करा देता हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले आएगा क्या, इंडिया सेंट्रल बैंक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इट इज द अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आता है। इनका दे मेंटेन कंट्रोल इशू एंड मेंटेन द सप्लाई ऑफ मनी ऑल्सो। फिर इट मैनेजेस द पेमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया ऑल्सो फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनका एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। क्या है एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण है जो प्रिंट करते हैं नोट्स इन आईएनआर एंड 2 ऑफ इट्स करेंसी प्रिंटिंग प्रेसेस, जो नासिक में है और दूसरा देवास में है। तीसरा फिर आता है आरबीआई एस्टैब्लिश अ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड डिवीजन टू रेगुलेट द पेमेंट एंड रेगुलेट पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। तो इन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया, एक भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण
जो दो अपना प्रिंटिंग करता है, और एक और स्टैब्लिश किया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन। क्या एक और स्टैब्लिश किया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, जो रेगुलेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इंडिया में देखते हो। लास्ट एक और उनकी एजेंसी है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। हाय हाय। फिर आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI। इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जो डील करती है अपना, अगर आप ये इसमें चार्ट बनवाया होगा, हाँ। अब क्या होता है, जब भी एक कंपनी का दिवालिया निकलता है तो उसके लिए एक अपॉइंट किया जाता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या करते हैं, कंपनी के पूरे एसेट्स लेता है, उसको बेचता है, जो लाइबिलिटी है उसको चुकाता है। अब जब भी ये इंसॉल्वेंसी का जो भी काम कर रहा है उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो इंफॉर्मेशन एक यूटिलिटी है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी वहां पे डाल देता है। नाउ कोई भी एरा गहरा नत्तू गहरा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता है क्या? नहीं बच्चों, एक प्रोफेशनल बन सकता है। और ये प्रोफेशनल अपॉइंट कौन करता है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। कौन अपॉइंट करता है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। तो और उसके बाद विल सेल असेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट, और इनको पूरा का पूरा ये प्रोसेस कौन देखता है? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। वापस से इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ये बोलता है कि जब भी कोई कंपनी का दिवालिया निकलता है तो उसके असेट्स को बेचा जाता है, उसकी लाइबिलिटीज को चुकाया जाता है। इसके लिए हम एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को, दिवालिया का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी, तो उसके लिए आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो भी इंफॉर्मेशन इंसॉल्वेंसी के दौरान मिलता है वो डाल देता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में। अब कोई भी एरा गहरा गहरा तो रहेगा नहीं, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी इसको अपॉइंट करती है। अब वापस अपन इस पे आते हैं। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? इट इज अ रेगुलेटर फॉर ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ये सब कौन देखता है पूरा प्रोसेस? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इज ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स एंड एंटिटीज लाइक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इसमें इंपॉर्टेंट ये इट कवर्स इंडिविजुअल कंपनीज, LLP, पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म, सब इसमें आ जाएगा। इंडिविजुअल कंपनीज, LLP, partners or partnership firm. The new code will speed up the resolution process in the country. It attempts to simplify the process of insolvency and bankruptcy proceedings. ये क्या attempt करते हैं? To simplify the process of insolvency and bankruptcy proceeding. It handles the case using two tribunals like NCLT, National Company Law Tribunal and Debt Recovery Tribunal. वो डायग्राम देखना, उसमें से बहुत सारी चीजें हो जाएगी। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है फॉर डिप रेगुलेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्शंस फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और P प्रमोशन ऑफ इट्स फेयरनेस। तो क्या है? डिप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, I इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्शन कोर्ट्स, और P आता है P प्रमोशन ऑफ फेयरनेस। इसका हायरार्की क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसका क्या हायरार्की है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये इसकी हायरार्की होती है। इसमें से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक एक बार आप देख लो। सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स बॉडी, स्पेशल 26 में याद रखना। तो सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स बॉडी, 26 जनवरी 1950 में आया था। 1950 26 जनवरी। आर्टिकल आ गया 126 आएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, आर्टिकल नंबर 126 के हिसाब से। तो स्पेशल 26 याद रखना, सुप्रीम कोर्ट आएगा तो आपको डेट्स के लिए याद रहेगा। 26 जनवरी 1950 को आया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी एज पर आर्टिकल 126। द प्रिंसिपल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, बट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो प्रिंसिपल बेंच है उसमें 7 मेंबर्स होते थे पहले, बट क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं उसको मिला के 34 कर दिया, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेजेंटली द नंबर हैज इंक्रीज टू 34 इंक्लूडिंग द चीफ, एंड इंडिविजुअल कैन सीक रिलीफ इन द सुप्रीम कोर्ट बाय राइटिंग अ रिट पिटीशन। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ मैटर पे हमें बहुत जल्दी सुनवाई लगती है, तो जो भी इंडिविजुअल है वो कैन सीक रिलीफ इन द सुप्रीम कोर्ट बाय राइटिंग अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32। वापस से एक बार रिवाइज करा देता हूं। ये अपेक्स कोर्ट है, 26 जनवरी 1950 में आया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाईएस्ट अथॉरिटी रखता है आर्टिकल 126 के हिसाब से। आर्टिकल 1 के हिसाब से द प्रिंसिपल बेंच में 7 मेंबर्स होते थे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट वो बढ़ के अब कितने हो गए? 34 हो गए हैं, और हम रिट पिटीशन फाइल भी कर सकते हैं। फिर आता है हाई कोर्ट, ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है इन अ स्टेट। फिर बोलता है आर्टिकल नंबर 214 कि हर स्टेट में हाई कोर्ट होना चाहिए। आर्टिकल 227 बोलता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स हाई कोर्ट इज सुपरवाइजरी पावर, लिमिट करती है क्या है? स्टेट में। इन इंडिया देयर आर 25 हाई कोर्ट्स फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी 6 स्टेट्स हैव अ सिंगल हाई कोर्ट। अब कुछ ऐसे 6 स्टेट्स हैं जिनका हाई कोर्ट एक है, तो इसलिए बोला टोटल कितने हैं? 25 हाई कोर्ट्स है, बट उसमें से कुछ 25 हाई कोर्ट है टोटल, और इसमें से 6 स्टेट्स ऐसे जिनका हाई कोर्ट एक ही है। तो 6 स्टेट्स के जितने भी हाई कोर्ट के केसेस है ना, वो एक ही कोर्ट में जाते हैं। वापस से बोल रहा हूं, टोटल 25 है, टोटल 25 है फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। और कुछ ऐसे स्टेट है, 6 स्टेट जिनका सिंगल हाई कोर्ट है। द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कहां पे था? कोलकाता में था। द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कहां पे था? कोलकाता में, ठीक है। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बिलो हाई कोर्ट्स आ जाते हैं। हायरार्की क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो बिलो हाई कोर्ट क्या आ जाता है? डिस्ट्रिक्ट, द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट द डील्स विद सिविल मैटर्स, द कोर्ट्स ऑफ सेशंस डील विद क्रिमिनल मैटर्स। जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो सिविल मैटर्स देखता है, जो कोर्ट ऑफ सेशंस है वो क्या देखता है? क्रिमिनल मैटर्स देखता है। अंडर पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन अ सिविल जज कैन ट्राई सूट्स वैल्यू नॉट मोर देन 2 करोड़।
2 करोड़ से ज्यादा हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बंदा कोई भी मैटर नहीं देख सकता है। जुरिस्डिक्शन मींस द पावर टू कंट्रोल, पावर टू कंट्रोल जुरिस्डिक्शन मतलब एक जुरिस्डिक्शन ऑफिस अगर यहां पर है तो इसके अंदर जो भी एरिया आएगा उन एरिया के कोई भी मैटर को कंट्रोल करना है उनके हाथ के अंदर आ जाता है। कोर्ट्स गेट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, कोर्ट्स को टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल एक कोर्ट है तो उसमें बता दिया गया आपका दायरा डिसीजन मेकिंग इन पर्टिकुलर एरिया में आने वाले केसेस में होने वाला है, उसको बोलते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। केसेस आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन द लोकल लिमिट्स विद इन द पार्टीज रिसाइड और द प्रॉपर्टी एंड द डिस्प्यूटेड इज सिचुएटेड। तो केस डिसाइड होता है वही लिमिट्स के हिसाब से। तो बिलो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट द कोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डील विद सिविल मैटर्स एंड कोर्ट ऑफ सेशंस, तो सीएस देखता है क्रिमिनल मैटर्स और डिस्ट्रिक्ट डीजे देखता है सिविल मैटर्स। तो डिस्ट्रिक्ट जज देखता है सिविल मैटर्स और सीएस देखता है कोर्ट ऑफ सेशन देखना है क्रिमिनल मैटर्स। तो 2 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू में नहीं कर सकते। जुरिस्डिक्शन मींस द पावर टू द कंट्रोल, कोर्ट्स को टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मिलती है। केसेस आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन द लोकल लिमिट्स विद इन विच द पार्टीज रिसाइड्स और प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट इज सिचुएटेड। ये मेट्रोपॉलिटन 2 लाइन का आप एक बार देख लेना। बच्चों मैंने ट्राई किया है कि ऑलमोस्ट ही मैंने पूरा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करवा दिया। जानबूझ के मेरी स्पीड बहुत फास्ट है, मुझे पता है आपको फास्ट लग रही है, बट ये टाइम फास्ट का ही है। और अभी अगर अपन स्लो स्लो पढ़ेंगे तो फिर हमें अगले अटेम्प्ट में पेपर देना पड़ेगा। इससे मेरे गले में तो बड़ी तकलीफ होती है, बट दिल में बड़ी सुकून मिलता है कि कम टाइम में मैं आपका इतना कवरेज करवा पा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। बाय बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहो। मेरी मेहनत तो अभी 30% है, 70% आपकी सेल्फ स्टडी वाली है। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग। वर्ली, श्रीराज, अंकुश, विधि, रंजीत, रिद्धि, आरती, आंचल, अरविंद, पायल, सुयश, अनीता, पीयूष, बाय बाय, टेक केयर।